हेलो, देखिए क्वेश्चन। अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट्स एट 1 मेगाहर्ट्ज। एक सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है जिसमें रेजोनेंस की कंडीशन 1 मेगाहर्ट्ज पे अचीव हो जाती है, ठीक है। एट फ्रीक्वेंसी 1.1 मेगाहर्ट्ज द सर्किट इम्पीडेंस विल बी। तो पूछ रहा है कि 1.1 मेगाहर्ट्ज पे सर्किट की इम्पीडेंस क्या होगी, ठीक है। रजिस्टिव होगी या फिर कैपेसिटिव होगी, इंडक्टिव होगी, या फिर ये बी ऑप्शन होगी, विल डिपेंड ऑन आरएलसी, ठीक है। सबसे पहले तो अपन आरएलसी सर्किट देखते हैं, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आरएलसी सर्किट में होता क्या है, ठीक है। आरएलसी सर्किट में आर, एल और सी क्या है, सीरीज में लग रखे हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट में। और इनको वेरी करते हुए वोल्टेज सोर्स से लगा रखा है। ध्यान रखना, इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है, और ये इसलिए लगाई है क्योंकि अपन को ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को वेरी करना है ना। अभी अभी आगे देखते हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये रेजोनेंस अकर in a series circuit when the supply frequency cause the voltage across L and C to be equal and opposite in phase। रेजोनेंस क्या होता की कंडीशन क्या होती है, ये जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ना ये वेरी करेगी, और फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से वेरी करेगी कि अपन को वो फ्रीक्वेंसी लानी है कि जहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो जाए, और वो फेज जो है वो ऑपोजिट हो जाए, ठीक है। फेज ऑपोजिट मतलब जो करंट से एक तो लैग करे और दूसरा लीड करे, है ना। तो एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन बने तो एक दूसरे को नलीफाई कर दे, तो सर्किट में रजिस्टिव वोल्टेज को ड्रॉप कौन सी रह जाए, रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप रह जाए। या फिर मैं बोल दूं इसको सॉल्व करके कि जो सर्किट में रेजिस्टेंस रह जाए वो सिर्फ इम्पिडेंस रह जाए, वो सिर्फ आर की वैल्यू रह जाए एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक्सएल और एक्सी कैंसिल हो जाए। तो देखिए अपन यहाँ पे देखिए वी एल इक्वल्स टू वी सी, है ना। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरह से वेरी करो कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाए, ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल इक्वल्स वी एल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, एक्सएल इंटू आई, ठीक है। यही होगा ना, रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है इंडक्टिव सर्किट का, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू एक्सी इंटू आई, ठीक है। अभी देखो जो सर्किट है उसमें करंट सेम है ना। तो करंट सेम है मतलब सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहेगा, तो अपन आई से आई कैंसिल कर सकते हैं, तो अपने पास एक वैल्यू हो जाएगी एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, ठीक है ना। अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ से बनी, अब पॉइंट वेयर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सॉरी इंडक्टर, ये कैपेसिटर गलत लिख दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर बिकम इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल आ जाए, जिस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल आ जाए उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक्सएल का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। और एक्सी का 1/ओमेगा सी। ओमेगा को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/एल सी। ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करेंगे बहुत तरह, तो 1/√एल सी। ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2πf, है ना, इक्वल्स टू √एल सी। एफ को इधर रहने दिया और 2π को इधर ले गया, तो एफ इक्वल्स टू 2π अंडर 1/2π√एल सी आ गया, ठीक है। ये अपने पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया। अब अपन देखते हैं जो अपना और आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए बोला मैंने एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू लिख दूँ 2πf, ठीक है, और एल की जगह एल ही। तो मैं यहाँ से एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊँगा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने जाएगी। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखिए, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ गया, स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि लीनियर फंक्शन है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे एक्सएल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये देखो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल बढ़ा, फिर यहाँ वाला पॉइंट लिया फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल बढ़ा, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ लिख भी दी। अब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सएल जीरो मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस खत्म ही हो गई, है ना। तो रिएक्टेंस खत्म होती मतलब जो ओपोजिशन दे रहा है सर्किट को, करंट को, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इंडक्टर बिहेव कैसे करेगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन मतलब रेजिस्टेंस एकदम कम, ठीक है। करंट बिल्कुल आसानी से फ्लो करेगा, फ्लोलेस हाई करंट, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो गई, है ना, तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो एक्सएल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब करंट को अपने थ्रू फ्लो ही नहीं करने देगा। तो इंडक्टर कैसे, तो बिहेव कैसा करेगा सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। करंट फ्लो नहीं हो सकता, है ना, तो उसको ओपन सर्किट की कंडीशन मानेंगे। अब देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 1/2πfc लिखा, तो यहाँ से अपन ने रिलेशन क्या लिखा, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। मतलब
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा एक्सी घटेगा, ठीक है। ये देखो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे, है ना, फ्रीक्वेंसी कम थी तो एक्सी देखो कितना हाई था। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे आई तो देखो फ्रीक्वेंसी फिर घटी, फिर मान लो मैं यहाँ पे आया, फिर देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सी घटा, तो ये देखो ग्राफ नीचे की तरफ ही आता जा रहा है। फिर मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सी और घट गई, ठीक है। ऐसे करके अपन ने ग्राफ बना लिया। अब मैं इन दोनों ग्राफ को, पहले ये वाली चीज़ और देख लो। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो हुई कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में, तो एक्सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/f है एक्सी, ठीक है। मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है ना, तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, क्यों, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। और फ्रीक्वेंसी अगर वन इन्फिनिटी हुई तो एक्सी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अपन रख लो एक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f आया था, तो 1/f मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिख दूँ 1/0, तो जीरो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्सी इक्वल्स टू जीरो। मतलब जब फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो कैपेसिटर बिहेव कैसे करेगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। मतलब आराम से करंट को फ्लो होने देगा। अब देखो मैं इन दोनों जो ग्राफ थे, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, इन दोनों को एक ही उस पर ड्रॉ करूँगा, है ना। अपन ने ये भी देख लिया कि जो एक्सएल और एक्सी था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे, देयर मस्ट बी अ फ्रीक्वेंसी। अब देखो एक्सएल और एक्सी डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पे, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से भी अपन ये देख सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जीरो थी तो इंडक्टर बिहेव कर रहा था शॉर्ट सर्किट, या फिर मैं इसको वैसे टर्म्स में बोलूँ, एक्सएल तो जीरो हो रहा था, ठीक है, लेकिन एक्सी इन्फिनिटी हो रहा था, और यहाँ पे उल्टा हो रहा था, जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो रही थी तो एक्सएल इन्फिनिटी हो रहा था और एक्सी जीरो हो रहा था। मतलब दोनों के एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ठीक है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आनी है जहाँ पे दोनों जो एक्सएल और एक्सी वो बराबर हो जाए, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आनी है, ठीक है। देखो वो अपन ग्राफिकली निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से। देखो मैंने ये एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर दिया जो अपन ने पहले बनाया था, और एक्सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे देखो जब एक्सी कितना ज़्यादा था, जब एक्सएल ज़ीरो था, है ना, इतना था ये पॉइंट, है ना। फिर यहाँ पे वाला पॉइंट देखो, एक्सी थोड़ा कम हुआ, एक्सएल बढ़ा, ठीक है, फिर एक्सी और कम हुआ, एक्सएल बढ़ा, ऐसे करते करते ये वाला पॉइंट आ गया जहाँ पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ करके देख सकते हो, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर आ गई, तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट पॉइंट, है ना, जहाँ पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, सर्किट बिहेव एज रेजिस्टिव सर्किट करता है। अब यहाँ पे देख लो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इधर कैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे देखो कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कैपेसिटिव या इंडक्टिव। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसको बनाओ तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी हाई है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी कम है। तो सर्किट इस जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो तो कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी हुई तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि एक्सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एक्सएल से, है ना, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस किसका इफेक्ट होगा, कैपेसिटर। अब देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे जाते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे भी एक पॉइंट देख लो, देखो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अपन थोड़ा सा आगे जाके यहाँ देख लेते हैं, एक्सएल देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ये यहाँ पे ड्रॉ करो, है ना, और इसी पॉइंट पे एक्सी देखो कितना कम है, तो इफेक्ट किसका ज़्यादा है, एक्सएल का ज़्यादा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे सर्किट कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव बिहेव करेगा, ठीक है। आप कोई सा भी पॉइंट देख लो, देखो यहाँ का पॉइंट देख लो, एक्सी तो यहाँ पहुँच गया, है ना, यहाँ पहुँच गया। आप इसकी यहाँ पे देखो एक्सएल की वैल्यू कितनी ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसी पॉइंट पे इसकी देखो एक्सी की वैल्यू, यहाँ से ड्रॉ करो इस पर, ये देखो एक्सी की वैल्यू कितनी कम है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे, है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा भी आगे सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। आप इसका ऑप्शन लगा सकते हो आराम से। ये देख लो क्वेश्चन, ये पूछा था 1 मेगाहर्ट्ज पे रेजोनेंस आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी एट 1.1 मेगाहर्ट्ज, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा आगे कैसा बिहेव करेगा। तो अपन ने देखा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ते इंडक्टिव बिहेव करेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पीछे कैपेसिटिव बिहेव करेगा।